हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं सपने देख रहा हूँ। तो कल कुछ हो गए थे घटना हमारे साथ, जिसकी वजह से हो गए थे हम थोड़ा से बीमार। आज फिर से रिकवर होकर आ गए हैं आपके सामने पढ़ाने के लिए कुछ नया चीज़ें। फिर एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके मैथमेटिक्स में बहुत भयंकर स्कोर करना चाहिए। अब मैथमेटिक्स से ही हम पढ़ाते हैं, इस वजह से मैथमेटिक्स में ही आपको ज़्यादा फोर्स करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट में हमने थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारा है, और यहाँ तक कि साइंस में भी हमने बहुत अच्छे से नहीं किया है। ये क्या कर रहा हूँ मैं। सो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने हैं वो है घनाभ, और इसी के बारे में आज पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे और पूरी बातें ख़त्म करेंगे। तो घनाभ बेसिकली होता क्या है? घनाभ, आपने डिब्बा देखा है, जितने भी प्रकार के डिब्बे, अलमारियाँ या फिर कुछ भी होते हैं, वो उनकी जो आकृति होती है वो होती है घनाभ। हम एक घनाभ बनाने की प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे एक सामने वाली फलक बना दी हमने, और ये डिब्बा जैसा कुछ आकृति हमको दिखाई दे रहा है, लग रहा है। पीछे वाले के डॉटेड बना देते हैं, ये डॉट डॉट करके मिला दिया हमने, ये डॉट डॉट करके मिला दिया। ये जो इस प्रकार की जो आकृति हमको दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं घनाभ। घनाभ में होता क्या है? लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। ये जो हमको लंबी से सबसे ज़्यादा भुजा दिखाई दे रही है, हम इसको लंबाई कह लेते हैं। जो आधार में कम लंबी भुजा है उसको चौड़ाई कह देते हैं, और जो ये हाइट है उसको हम ऊंचाई कह देते हैं। तो घनाभ में टोटल 3 प्रकार के बीमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन्हीं से मिलकर बना होता है अपना घनाभ। और अगर बात करें इसमें कितने फलक होते हैं, फलक का मतलब जान लेते हैं। फलक का मतलब होता है सतह। सतह मतलब पृष्ठ, मतलब भाई कोई भी सामान, अगर आप ऐसा कोई बक्सा लेते हो, आप किस किस साइड से इसको ज़मीन पे रख सकते हो। जो जो चीज़ समतल सी दिखेगी, जिसके, या फिर आप यूँ सोचो जिसके आप ऊपर बैठ सकते हो। क्या आप इसके ऊपर ऐसे बैठ सकते हो? यहाँ पे आप बैठ सकते हो, इस जगह पे बिल्कुल बैठ सकते हो। ये एक सतह है। ये खुद रखा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा वो एक सतह है। इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, आगे पीछे वाला हिस्सा भी एक सतह है, फलक है। ऐसे टोटल करके यहाँ पे 6 फलक होती है। अच्छा, इनको याद करने का तरीका मैं बता दूं कि अगर कहीं बार अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में करके आ जाता है कि भाई इनके फलकों की संख्या होती है, कोरों की संख्या होती है, छड़ों की संख्या होती है, वो आप गिनकर बताओ, तो यहाँ पे कितने फलक होते हैं। ये हूबहू आपके घन की आकृति होती है। बशर्ते घन में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अपने घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो घन के जैसी ही आकृति होती है। अगर घनाभ की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए तो घन हो जाए, तो इसके जो फलकों की संख्या होती है वो बदलती नहीं है। इसके भी फलक 6 ही रहेंगे, इसके भी फलक 6 ही रहेंगे। ठीक है। अब फलकों की संख्या गिनने का सबसे आसान सा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। आपने इसको देखा होगा, लूडो की गोटी, जिसको पासा कहा जाता है। लूडो की गोटी, पासा को आपने देखा होगा। पासा के ऊपर कुल कितने गिनती लिखी रहती है ये बताओ थोड़ा सा। तो 6 गिनतियां लिखी रहती हैं। आपने देखा होगा, 1 गिनती बनी रहती है तो 1 गिनती लिखी है, 2 गिनती बनी है तो 2 गिनती लिखी है, 3 गिनती बनी है तो 3 गिनती, 4 बिंदी बनी है तो 4 गिनती लिखी है, 5 बिंदी बनी है तो 5 गिनती लिखी है, 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी है तो 6 बिंदी बनी हुई है। इस प्रकार से आपने देखा है। तो अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपने लूडो खेला हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से आपको पता है कि टोटल 6 गिनतियां उस पर अलग अलग सतहों पे अंकित रहती हैं। इस वजह से पासे की 6 फलक या 6 सतह होती है। उसी प्रकार से अपने घनाभ के भी 6 सतह ही होती है। बेहतरीन काम है। आइए आज गिन लेते हैं इनके कोनों के बारे में, जिसको हम शीर्ष कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। शीर्ष, कितने शीर्ष हैं ये हम गिन लेते हैं। तो इनके शीर्षों की संख्या टोटल होती है 8। देखेंगे, एक सतह ये नीचे वाली दिखाई दे रही है, एक सतह ऊपर वाली दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात ये भी होती है कि जहाँ पे सतहें आपस में मिलती हैं वहीं पे बनता है शीर्ष, और 2 सतहें आपस में मिलती हैं वहाँ पे किनारा बनता है। और जब 3 सतहें एक जगह पे मिलती हैं तो वो एक शीर्ष बनता है। 1 2
3 4 5 6 7 8, ऐसे टोटल 8 शीर्ष यहाँ पे बन पाते हैं। और इसके शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। नीचे 4 ऊपर 4, नीचे 4 ऊपर 4, नीचे 4 ऊपर 4, टोटल सतहें शीर्ष कितने? 8। अब आ जाते हैं किनारों के बारे में। कितने किनारे हैं इसके? किनारे, अच्छा किनारों की संख्या तो इसमें होती है 12। अब आइए थोड़ा सा इसको आसान तरीके से आपको समझा देते हैं कि आप कैसे गिनेंगे। इस आकृति को बनाने के लिए जितने लाइनों की हमें ज़रूरत पड़ती है वही होते हैं इसके किनारे, और इसके किनारे ही तो कहा जाता है, कोर कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें हमने यहाँ पे खींची हैं, तब जाके ये घनाभ बना है। इसी वजह से 12 किनारे या फिर 12 कोरे होती हैं किसी भी घनाभ की। ये आपका उत्तर होगी। आइए इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम जान लेते हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में। क्या क्या खास चीज़ें हैं वो? सबसे पहली खास चीज़ जो आती है वो होती है आयतन की। What is the आयतन, मतलब वॉल्यूम क्या है? What is वॉल्यूम, आयतन क्या है? इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, कितनी हवा भरी जा सकती है, कितने लोगों को ठूसा जा सकता है, वही होता है हमारा आयतन। ठीक है, कितना आयतन उसमें हवा भरी जा सकती है, कितना हवा भरी जा सकती है, वही हमारा आयतन होता है। आयतन को निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, साधारण सा सूत्र होता है। फॉर्मूला बनता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल। लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, यही होता है इसका आयतन। और इसका जो आयतन होता है वो मीटर क्यूब में मिल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा, घातांक 3 में ही मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों लोग 3 बार यहाँ पे लंबाई 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 वाली चीज़ें को 3 बार गुणा किया गया है, इस वजह से मीटर क्यूब में मिलेगा। आयतन आपने समझा कि इसके अंदर जितनी हवा भरी जा सकती है वो जो मात्रा निकाली जाएगी वो इसका आयतन होता है। या फिर इसको बनाने में जितने ईंटों का प्रयोग होता है, जितने मसाले का प्रयोग हो रहा है, वो इसका आयतन होता है। ये सारी चीज़ें हमारी आयतन होती है। एक और चीज़ होती है, कि इसको बनाने में, अगर इसको ठोस बनाया जाए तो इसको बनाने में कितना हवा, इसमें कितना, मतलब कितना हवा भरी जा सकती है। एक होता है इसके किनारे किनारे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसके सभी जो ऊपर वाले किनारे वाले हैं, मान लीजिए खाली डब्बा है, खाली गत्ते का एक डब्बा है, उसको बनाने में जो हमें क्या कहते हैं कि गत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे कैसे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, ये बड़ी बात होती है। तो फॉर्मूला आइए समझते हैं। सामने वाली दीवार हमको क्या दिखाई दे रही है? मतलब चौकोर दिखाई दे रही है, आयत दिखाई दे रही है। सामने वाली दीवार के लिए देखो, बाकी सब मत देखो। मिटा दूंगा तो बहुत गंदा लगने लगेगा। मैं यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ। मान लेते हैं यही सामने वाली दीवार जिसमें लंबाई थी, और ये क्या है? ये तो चौड़ाई तो है नहीं, चौड़ाई थी, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई थी। लंबाई और ऊंचाई थी, उसको रख लिया है। अब ये जो हमको दीवार दिखाई दे रही है, इसमें क्या है? लंबाई है और ऊंचाई है। ठीक इसके अपोजिट साइड पीछे वाली दीवार में भी लंबाई और ऊंचाई है। तो सामने वाली जो दीवार है, इसका जो क्षेत्रफल मिल जाता है वो LH मिल जाता है। पीछे वाली ठीक वैसे ही है, उसको और इसको जोड़ देंगे तो 2 लगा दिया जाता है। छोड़ो, और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे सामने वाली दीवार का जो क्षेत्रफल हो रहा है वो क्या हो रहा है? लंबाई गुणते ऊंचाई हो रहा है, प्लस पीछे वाली दीवार में भी लंबाई गुणते ऊंचाई हो रहा है। बहुत बढ़िया। प्लस इस वाली दीवार को छोड़ते हैं, इसमें चौड़ाई गुणते ऊंचाई हो रहा है, चौड़ाई गुणते ऊंचाई हो रहा है। प्लस इसके अपोजिट साइड में जो इस साइड दिखाई देगी उसमें भी चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणते
ऊंचाई हो रहा है, प्लस नीचे वाली दीवार तो अभी जोड़ी ही नहीं हमने, 6 दीवारें हैं ना टोटल, तो इसमें क्या है, लंबाई गुणते चौड़ाई है, लंबाई गुणते चौड़ाई है। साथ में ऊपर वाली अगर कही जाए बा तो उसमें भी लंबाई गुणते चौड़ाई है। ऐसे करके आपके टोटल 6 दीवारों का अलग अलग क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 2LH दिखाई देगा, यहाँ पे 2BH दिखाई देगा और यहाँ पे 2LB दिखाई देगा। अगर इन सभी से 2 कॉमन ले लिया जाए और उनको सही से सीक्वेंस में लगा दिया जाए LB BH HL, तो LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी दीवारों का क्षेत्रफल, छत जमीन सभी 6 के 6 दीवारों का क्षेत्रफल जो मिलेगा उनका योगफल जो होगा ये 2LB BH प्लस HL होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये चारों नहीं सभी दीवार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। समझ में आई बात? यही सूत्र आपको दिया गया होता है वहां पे। अब एक स्थिति ये बता देते हैं, मान लीजिए हमने छत वाला बाद में जोड़ा था ना, मान लीजिए छत को नहीं रखते। छत को नहीं रखते मतलब क्या, बात ये समझेंगे कि आपने घर बनवाया है, घर में चारों दीवारों को अलग अलग कलर से पेंट करवाना है, जमीन को तो पेंट करवाएंगे नहीं, वहां पे आप टाइल्स लगवाएंगे। छत सफेद रंग की करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको सफेद पसंद है आसमान पे। तो ऐसी स्थिति में आप जमीन और छत पे सफेदी या फिर जो कलर करवाना चाहते हैं वो छोड़ देंगे। उस स्थिति में आप चारों दीवारों का केवल रंगवाएंगे। तो ये पहली दीवार सामने वाली, ये पहली दीवार, दूसरी दीवार पीछे वाली, ये इधर बगल वाली, इधर बगल वाले, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हमको केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये 2LB जो दिखाई दे रहा है हट जाएगा, ये हिस्सा हट जाएगा, हमें कल इतना ही मिलेगा ना, इतना LH और BH यही दो बार मिलेगा। इसमें से 2H कॉमन ले लेते हैं तो हमको L प्लस B मिल जाएगा। ये जो फार्मूला मिला है ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, अगल वाली दीवार, बगल वाली दीवार, इन्हीं के क्षेत्रफलों का योगफल क्या मिला है, 2H। H को हम पीछे भी लिख सकते हैं चाहे तो, अपनी मर्जी है। 2L प्लस B इंटू H, ऐसे करके भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमने ऊपर बता दिया कि मीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल मिलेगा, आयतन मिलेगा मीटर क्यूब में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें मिलेगा, मीटर स्क्वायर में। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसमें मिलेगा, ये भी मिलेगा मीटर स्क्वायर में। एक स्थिति ये आती है जहाँ पे आपको कहा जाता है कि छत से चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। यूँ बात आती है कि आपने छत को भी पेंट करवाना है, चारों दीवारों को भी पेंट करवाना है, पर आपने फर्श को, जमीन को पेंटर नहीं करवाना है, उसको छोड़ करके हमें पेंट करने की ज़रूरत आन पड़ती है। और ऐसी स्थिति में हमें चाहिए होता है क्या, ये चाहिए होता है, ये तो अपना रहेगा, चारों दीवारें रहेंगी ही, बस छत रखना है या फिर फर्श रखना है, जो भी रखोगे LB ही रखना होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई एक ही रखना है। छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये कहलाएगा। ये फार्मूला तो बन के ही रहेगा, ये तो बनेगा ही। साथ में L प्लस B हो जाए, LB हो जाएगा, LB प्लस LB हो जाएगा। यानी जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो यूं बन जाएगा, छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही बनेगा। अब यही में 2L प्लस B इंटू H में जोड़ देंगे लंबाई गुणते चौड़ाई, ये हो जाएगा छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक और फार्मूला आखिरी बच जाता है विकर्ण का। विकर्ण के लिए भाई कैसे इसका व्युत्पन्न हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति है, वो तो हमको यहाँ पे भी नहीं बताने वाले, बस आपको ये याद रख लेना है कि विकर्ण होता क्या है। कहा जाएगा कि कमरे में आपके पास एक इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई वाला एक कमरा है, इसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबे धातु के छड़, मतलब धातु की छड़ की लंबाई क्या होगी, अधिक से अधिक लंबी जो भी हो सकती है धातु की छड़, उसकी लंबाई क्या होगी, यही आपको बताना होगा।
और ऐसी स्थिति में आपको इसका विकर्ण निकालना है, इस कमरे का विकर्ण निकालना है, और वो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है विकर्ण का फार्मूला, किसी भी घनाभ के लिए यही मुख्य रूप से काम करता है। और अगर आप घन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में।